माना कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए, प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक, प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के, प्लेटों के बीच विभवांतर V, प्लेटों के बीच विभवांतर V और बीच की दूरी स्मॉल d है, बीच की दूरी स्मॉल d है, बीच की दूरी स्मॉल d है। तब देखो मैं यहाँ दो केस लिखता हूँ कि संधारित्र की धारिता का मान होता क्या है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र जो है इसकी धारिता की वैल्यू होती क्या है, पहले ये सीखेंगे, फिर उसके बाद में इसको कैसे डिराइव करते हैं, यानी इसका प्रूफ वेरिफिकेशन। तो पहले तो ये समझो कि इसके कितने फॉर्मूले हैं। इसके फॉर्मूले हैं दो। एक ऐसी स्थिति जब दोनों प्लेटों के बीच में पूरा का पूरा माध्यम होगा और वो फील्ड होगा भरा हुआ ऐसे। ठीक है, तो इस प्लेटों का क्षेत्रफल पता है, प्लेटों के बीच की दूरी d है, सिरों का विभवांतर b है, इनके प्लेट का एरिया जो है वो कैपिटल A है, दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक k है। तो इस परिस्थिति में जो धारिता का मान होता है C, वो होता है k एप्सिलॉन नॉट A बाई d। अरे कैसे आया, वही तो मैंने कहा कि पहले जानेंगे होता क्या है, फिर सीखेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो पहले जानो तो सही क्या है, जानोगे ही नहीं क्या है और सीधे लगा। देखो कोई भी फॉर्मूला जब डिराइव करना हो ना, आप व्युत्पन्न करना चाहते हो, पता ही नहीं क्या है, तो फिर व्युत्पन्न करने का क्या मतलब, पहले मालूम होना चाहिए ना क्या है, फिर हम अप्रोच लगाएंगे कि ये कैसे आएगा। दूसरी परिस्थिति ये है कि हम एक कैपेसिटर लेते हैं और इस कैपेसिटर के बीच में जो माध्यम है, पहले के केस में क्या है, कंप्लीट फील्ड है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, प्लेटों के बीच कोई स्पेस नहीं है। दूसरा केस ये है कि हम मटेरियल यूज करेंगे डाइलेक्ट्रिक, लेकिन कंप्लीटली फील्ड नहीं करेंगे, पार्शियली फील्डेड होगा ऐसे। इसकी मोटाई मान लो स्मॉल t है, तो ये पार्शियली फील्डेड है। ये वाला फील्ड नहीं होता, ये FILL कंप्लीटली फील है और ये पार्शियली। देखो अगर हम पूरे के पूरे माध्यम परावैद्युत के बीच जितना प्लेटों के बीच का गैप है, उस पूरे गैप को अगर हम डाइलेक्ट्रिक से भर देते हैं, तब तो धारिता का मान आता है k एप्सिलॉन नॉट A बटे d। और अगर हमने प्लेटों के बीच में थोड़ी सी कुछ मोटाई का एक परावैद्युत रखा और बाकी जो डिस्टेंस है वहाँ पे क्या है, एयर, या फिर वैक्यूम हो सकता है। अब एयर नहीं रखेंगे, खासकर वैक्यूम होता है, जानते हो क्यों एयर नहीं रखते, आवेशम सीखा है ना, आयन सीखे हो आप। तो जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 को अगर दो इलेक्ट्रोडों के बीच में डाल दिया जाए तो तुरंत ये एक हाइड्रोजन पॉजिटिव और सल्फेट का नेगेटिव आयन मिलता है। ये पॉजिटिव जो आयन धन आयन होते हैं वो ऋण प्लेट की तरफ भाग जाते हैं, और जो ऋण होते हैं वो धन प्लेट की तरफ भाग जाते हैं। दोनों के बीच गति होने लगती है, इसके कारण लिक्विड के अंदर भी धारा प्रवाह होने लगता है। ठीक है,
पर यह धारा किसके कारण होती है? आयनों के कारण होती है। ये H2SO4 के दो पार्ट तभी होंगे जब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। कौन सा फील्ड? स्ट्रॉन्ग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एक शक्तिशाली वैद्युत क्षेत्रों के बीच में जब रखा जाता है तब इनका विघटन होता है। इस क्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रोलाइसिस। हिंदी में विद्युत अपघटन कहा जाता है। पढ़े हो? ये तो लिक्विड है, आयनों में चला गया, लेकिन जो गैसेज है, गैस जैसे एयर, हवा, आप हवा को भी आयोनाइज्ड किया जा सकता है। जो वायु है वो भी क्या हो सकती है? आयोनाइज्ड। लेकिन इसके लिए वोल्टेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा होना चाहिए, 11,000 के आसपास। कभी खंभे पे आपने देखा होगा बिजली वाले, जो मेंस का वायर होता है, दो तार अगर ऐसे टूट जाए, तार बीच से टूट जाए, एक तार यहाँ पे एक तार यहाँ, और ये दोनों इतनी दूरी पर हो कि इनके वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे को प्रभावित करते हों, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्पार्क होता है। ऐसे ढेर सारी चिंगारी निकलती है, आग निकलता है इसमें से, ऐसे जैसे लग रहा हो कुछ जल रहा हो। वो क्या होते हैं? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का एक समूह होता है। ये स्पार्किंग की जो घटना होती है, इसके कारण गैस क्या होती है? आयोनाइज। इसके आसपास की जो गैस है वो आयनित हो जाती है, और ये आयनित होने का कारण इसके सिरे के बीच का क्या है? वोल्टेज। और ये वोल्टेज डिफरेंस अगर हाई होगा तो इसके आसपास की जो गैस है वो भी क्या हो जाएगी? आयनाइज्ड हो जाएगी, आयनित हो जाएगी। जैसे लिक्विड का आयोनाइजेशन तो इजी है, कुछ एक लेवल वोल्टेज पर हो जाता है, लेकिन गैसेस का आयोनाइजेशन हायर वोल्टेज पर होता है। ठीक है। हम इसकी प्लेटों के बीच में एयर वर्ड का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे, जब भी करेंगे तो वैक्यूम। क्यों? एयर अगर रखेंगे तो हो सकता है वोल्टेज हाई होने पे एयर भी क्या हो? आयोनाइज्ड हो जाएगी, तो फिर ये धारिता को प्रभावित करने लगेगी। ठीक है। हाँ भाई, अगर यहाँ आयन्स आएंगे तो आयन का मतलब वो चार्ज हो गया ना, एयर, तो चार्ज होगा तो कैपेसिटी बढ़ नहीं जाएगी। अभी अच्छा है कि नहीं वो तो समय बताएगा, जैसा उपयोग है उसका। ये पहले से हम कैसे कहें कि वो अच्छा ही है? भाई जैसी उपयोगिता है, उपयोगिता में मान लो हमको 5 माइक्रोफैरड चाहिए था, हमने 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर बना लिया डाइलेक्ट्रिक यूज करके। अब बीच में जो एयर है पता चला वो भी आयोनाइज्ड हो गई, और कैपेसिटर 5 का 10 हो गया या 5 का 8 हो गया, तो फिर डिवाइस क्या होगी? काम करेगी? करेगा ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में देखो, अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच में स्मॉल टी मोटाई का कोई परावैद्युत रखा हो, तब धारिता का मान ये नहीं आएगा। तब धारिता का एक नया फॉर्मूला आता है, वह है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T एंड प्लस T बाई K। क्या होगा फॉर्मूला? कंप्लीटली फील्डेड है तो K एप्सिलॉन नॉट A बटा D, नो प्रॉब्लम। अगर पार्शियली फील्डेड है तो फॉर्मूला K एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस T एंड प्लस T बाई K। T क्या है? परावैद्युत की मोटाई, और K क्या है? इसका परावैद्युतांक है। तो यही दो फार्मूले हमें पढ़ने हैं। ठीक है। एक जब कंप्लीटली फील्ड हो, दूसरा जब पार्शियली फील्ड हो। ठीक है। इसका प्रूफ अब आप समझ सकते हो। तो फर्स्ट का प्रूफ आपको हम बताते हैं कैसे आएगा। देखो ये एक संधारित्र है, 1 का प्रूफ हम बता रहे हैं आपको, और ये प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल d। आपको पता है कि अगर दो प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो और दोनों में से एक दूसरे पर विपरीत आवेश है, एक धन और एक ऋण आवेश है, इनके सिरों के बीच विभवांतर लगाया गया है, तो जब दो प्लेटों के बीच में आप विभवांतर उत्पन्न करते हो तो वहाँ स्वतः ही क्या उत्पन्न हो जाता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे पढ़ाया गया था फर्स्ट वाला लेसन ना, कि दो प्लेटें ले, एक पर धन आवेश और एक पर ऋण आवेश, तो प्लेटों के बीच में उत्पन्न होगा वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस वैद्युत क्षेत्र E का मान क्या होगा? B बाई D। तो यहाँ से विभव B बराबर क्या होगा? E इंटू, और एक जो प्लेट होती है, ये तो विभवांतर हुआ विभव, परंतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी समांतर प्लेट के लिए
चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन। E का मान होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसमें सिग्मा क्या है? सिग्मा होता है टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। तो हमने माना इसका एरिया क्या है? A। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बाई A, और E बराबर क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं? Q बाई A। अगर हम Q बाई A लिखते हैं तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ये तो वैद्युत क्षेत्र E का मान है। हमें ज्ञात क्या करना है? विभव। तो विभव की वैल्यू क्या होगी? विभव B बराबर E इंटू D। तो B का मान आ जाएगा E, और E की जगह क्या लिखेंगे? Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। ये तो विभव हो गया। अतः धारिता का मान क्या होगा? धारिता C बराबर होती है Q बाई B। तो यहाँ पे Q तो आवेश है, कितना आवेश दिया गया? मान लेते हैं प्लेटों पर आवेश की मात्रा क्या है? Q। एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। बट वोल्टेज क्या होगा? ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट A और इंटू D। ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की है, जो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ये है, ये कब यूज होता है? जब प्लेटों के बीच क्या हो? वायु या निर्वात। अगर कोई माध्यम होता, अगर कोई माध्यम है तो ये एप्सिलॉन नॉट नहीं रह जाएगा, फिर ये हो जाएगा, सॉरी मिटा दे रहे हैं, अलग से लिख दे रहे हैं। अगर माध्यम होगा तो ये लिखेंगे सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट, और तब विभव B बराबर लिखोगे आप। यहाँ पे E की जगह लिखना होगा सिग्मा बाई क्यू एप्सिलॉन नॉट, या हम सिग्मा का मान रिप्लेस करके पहले Q बाई A से ज्ञात करेंगे। तो E का वैल्यू हो जाएगा Q बाई के एप्सिलॉन नॉट A। जो बाई में A है वो बाई में ही जाएगा, और अंश में सिग्मा की जगह Q हो जाएगा, क्योंकि यहाँ Q बटा A लिखोगे A नीचे हो जाएगा। तो के एप्सिलॉन नॉट A, ये मान यहाँ रख देंगे हम, तो विभव आ जाएगा। तो विभव में अब अगर हम माध्यम यूज़ कर रहे हैं तो माध्यम के लिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? हमें K लगाना होगा, और यहाँ भी आ जाएगा K। अब क्या होगा? ये के एप्सिलॉन नॉट A अंश को हो जाएगा, तो के एप्सिलॉन नॉट A इंटू Q और बटे Q इंटू D। तो यहाँ से जो Q की वैल्यू है वो कट जाएगा, Q का भाग करेंगे तो Q से समाप्त हो जाएगा। क्या बच रहा है? सिर्फ के एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये है धारिता का व्यंजक। लेकिन किस केस में? फर्स्ट वाले केस में, जब प्लेटों के बीच का पूरा क्षेत्र परावैद्युत से भर दिया गया है, तब इतना होगा। ये वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है किसी को? देखो हम बता रहे ऐसे, हमें मालूम है कि E बराबर क्या होता है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये वैक्यूम के लिए होता है ना, माध्यम के लिए क्या होता है? के एप्सिलॉन नॉट होता है। बट आप जानते हो कि सिग्मा है Q बाई A, इसे कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। तो सिग्मा की वैल्यू Q बटा A है। अभी सिग्मा की जगह आप क्या लिखने वाले हो? Q बाई A लिखोगे तो Q बाई A बाई के एप्सिलॉन नॉट। तो A कहाँ जाएगा? गुणा ही तो होगा। तो Q बाई हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट इंटू A। हाँ बिल्कुल, इसको चार्ज करने के लिए बैटरी या सेल को जोड़ेंगे, तभी तो आवेशित होगा। तो ये जो Q ये बाई के एप्सिलॉन नॉट है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे वैल्यू रखोगे यही आएगा, नोट कर लीजिए इतना। फिर इसके आगे सेकंड वाला केस बताते हैं। तो पहले आप फॉर्मूला लिखिएगा कि ये दो केस होते हैं, फिर उसमें से पहले का ये वेरिफिकेशन है, फर्स्ट का प्रूफ है। इस सेकंड केस के लिए अगर हम धारिता निकालना चाहते हैं तो पहले क्या ज्ञात करेंगे भाई? प्लेटों के बीच का विभवांतर, और विभवांतर V का मान कितना होगा? देखो
जो विभवांतर V निकाल रहे हो इसमें दो केस बनेंगे। स्मॉल t मोटाई तक तो परावैद्युत है, लेकिन बचा जो एरिया शेष है उसमें क्या है, एयर है, और टोटल प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, d है। तो इसमें अगर मुझे विभवांतर निकालना हो तो मुझे विभव निकालना पड़ेगा t के लिए, t मोटाई का जो परावैद्युत यूज किया है, और प्लस वायु के लिए एयर का। तो एयर के लिए वोल्टेज का मान क्या है और परावैद्युत के लिए वोल्टेज का मान क्या है, इन दोनों वोल्टेज को जोड़ देंगे तो टोटल वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है। अब वोल्टेज ज्ञात कैसे करेंगे, हमें पता है कि वोल्टेज V बराबर होता है E इंटू डी, जहाँ E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और D है प्लेटों के बीच की दूरी या वो डिस्टेंस जिसमें हमें विभवांतर ज्ञात करना है। तो V बराबर हो जाएगा E एयर। अगर एयर के लिए वोल्टेज निकाल रहे हो तो एयर के लिए हमें इंटेंसिटी भी निकालनी होगी, तीव्रता भी निकालनी होगी, और डिस्टेंस भी तो एयर का ही लिखना होगा। प्लस अगर हम मटेरियल के लिए लिख रहे हैं तो मटेरियल के लिए इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है और मटेरियल के लिए डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, इन दोनों का गुणा करना होगा। तो एक मटेरियल का हो गया और एक क्या हो गया, एयर का हो गया। इसमें से अगर हम कहें कि E मटेरियल का इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये तब होता है जब निर्वात या वायु हो। अगर मटेरियल है तो उसके लिए यहाँ के आएगा ना, के लिखना होगा। तो ET की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। बट आपको पता है कि सिग्मा का मान क्या होता है, Q बाई ए होता है। तो हम यहाँ पे Q बाई ए करेंगे तो A यहाँ आ जाएगा, Q यहाँ हो जाएगा। तो मटेरियल के लिए इंटेंसिटी आ जाएगी Q बाई के एप्सिलॉन नॉट ए। अगर निर्वात या वायु है तब एयर के लिए क्या लिखोगे, केवल के हटा देंगे, बाकी सिर्फ रहेगा Q बटा एप्सिलॉन ए। इसमें कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक स्पष्ट है। इसके बाद देखिए जो डिस्टेंस ऑफ एयर है वो कितना है, एयर का डिस्टेंस कितना है, देखो टोटल डिस्टेंस है d, उसमें से t मोटाई का तो परावैद्युत हो गया, बाकी जो बचा वो क्या है, एयर, और कितना बचेगा, d में से t घटा दो। तो जो डिस्टेंस ऑफ एयर है वो d माइनस टी है, और जो डिस्टेंस ऑफ मटेरियल है वो t है, क्योंकि स्मॉल t मोटाई का हमने मटेरियल यूज़ किया है। तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ एयर और ये हो गया डिस्टेंस ऑफ मटेरियल। तो ये एक मटेरियल के लिए इंटेंसिटी भी हो गई, मटेरियल के लिए डिस्टेंस भी हो गया, मटेरियल के बाद एयर के लिए इंटेंसिटी और एयर का डिस्टेंस। ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे समीकरण, गलत जगह समीकरण है ये वाला, समीकरण 1 में। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट वोल्टेज V की वैल्यू हो जाएगी E एयर, एयर के लिए क्या लिखेंगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और इनटू डिस्टेंस ऑफ एयर तो D माइनस टी, एंड प्लस ET की वैल्यू क्या है, Q बाई के एप्सिलॉन नॉट ए, Q बाई के एप्सिलॉन नॉट ए, और इनटू डिस्टेंस क्या है, t है, तो यहाँ t यूज़ करेंगे। फिर दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में डिस्टेंस वैल्यू कॉमन है Q बटा एप्सिलॉन नॉट ए, तो दोनों से Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन करते हैं दोनों पदों से। तो बच क्या रहा है जी, सिर्फ बच रहा है d माइनस टी, और यहाँ क्या बच रहा है, t बाई के बच रहा है ना, यही तो आया। तो d माइनस टी एंड प्लस t बाई के, ये वोल्टेज की वैल्यू हो गई। ज्ञात क्या करना है, धारिता ज्ञात करनी है। तो धारिता का क्या मान होगा, धारिता C बराबर होती है Q बाई, तो V तो यही होगा ना, तो V का मान यहाँ रखेंगे। तो C की वैल्यू हो जाएगी C इज इक्वल टू Q बाई V, और V की जगह लिखेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए एंड इनटू
डी माइनस टी एंड प्लस टी बाई के। जो ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई में है ये अंश में हो जाएगा, तो सी की वैल्यू हो जाएगी क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्यू इंटू डी माइनस टी एंड प्लस टी बाई। तो क्यू से क्यू राइट पे है तो पहले वही सही होगा ना। बचेगा क्या? सी बराबर आ जा रहा है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी एंड प्लस टी बाई, यही अभिष्ट व्यंजक है। इसमें थोड़ा सा एक ये नहीं वो के वहाँ नहीं आएगा, ये गलत है, इसको सही कर लीजिए। यहाँ के नहीं रहेगा, के वहीं रहेगा बाई में। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी एंड प्लस टी बाई के, नोट कर लीजिए। विशेष स्थितियाँ, और उसमें पहला लिखिए नंबर 1, जब प्लेटों के बीच विशेष स्थितियाँ हेडिंग, उसमें पहला पॉइंट है जब प्लेटों के बीच एक साथ कई परावैद्युत रखे हों, एक साथ कई परावैद्युत रखे हों तब, जब प्लेटों के बीच एक साथ कई परावैद्युत रखे हों तब। देखो ये प्लेटें हो गई कैपेसिटर की, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव। इनके बीच में हमें पार्शियली फिल्ड करना है, 100% फिल नहीं करना है। लेकिन जो मटेरियल था वो पहले एक ही टाइप का था, आपकी बार इसमें 2-3 प्रकार के मटेरियल यूज़ कर लें। ऐसे 1 2 ऐसे 3 और ऐसे डाट डाट यन। तो पहले के लिए मोटाई मान लो T1 दूसरे का, T2 तीसरे का, T3 और Nवे का। पहले का परावैद्युतांक K1 दूसरे का, K2 तीसरे का, K3 और Nवे का Kn है, हमने मान लिया ऐसा। अब अगर बीच में यहाँ कुछ जगह एयर दिख रहा है आपको, एयर है, एयर है, एयर है, या वैक्यूम यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपसे धारिता का सूत्र पूछे तो क्या बताओगे? 2 तो पता है कि अगर कंप्लीट फील्ड है तो K एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया, पार्शियली फील्डेड है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के हो गया। लेकिन अगर मटेरियल यूज़ किया गया इस तरीके से अलग अलग, तब क्या होगा? तब फॉर्मूला होगा, ध्यान देना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई जो डी माइनस टी लिखा हुआ है, तो डी तो टोटल डिस्टेंस है, उसमें से घटाया गया था ना, ये टी क्या किया गया? घटाया गया है, यानी जो मोटाई थी उसको घटा दिए। अब यहाँ पे तो मोटाइयाँ कई टुकड़े में बट गई है, तो इन सबको आपस में जोड़ के घटा देंगे। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डाट डाट टी एंड प्लस जो ये T बाई के है, अब ये टुकड़ों में बट गया तो T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस डाट डाट टी एन बाई, ये हो जाएगा फॉर्मूला। नहीं, न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा ना, बोर्ड परीक्षा में आएगा। सिर्फ ये अपने लिए है कि हम प्लेटों के बीच में कई डिफरेंट टाइप के अगर हम परावैद्युत इस्तेमाल करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, बस इतनी सी बात है। तो ये चित्र बना के आप लोग ऐसे नोट कर लीजिए।